मित्रों नमस्कार। आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक आज अपन ले रहे हैं प्रकाश, जो रीड के लिए बहुत ही स्पेशल हो रहा है। और बोर्ड पे जो भी सामग्री लिखी है वो एक घाघर में सागर जितनी सामग्री है। एक छोटे से 10 मिनट के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जो रीड के लिए सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अपना टॉपिक है प्रकाश। शुरू करते हैं। प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। मतलब अल्टीमेटली जो प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, तो उसी से बस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला, प्रकाश तरंगों की विशेषताएं। तो प्रकाश तरंगों की बहुत सी विशेषताएं हैं, जो परीक्षा में आने लायक 3 विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहला, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ मतलब माध्यम के सापेक्ष जो लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। दूसरा, प्रकाश की तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। तीसरा, प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये तीनों विशेषताएं प्रकाश की महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था, और उसने बताया था कि प्रकाश प्रकृति में केवल तरंगों के रूप में या किरणों के रूप में ही नहीं रहता। प्रकाश प्रकृति में कण और तरंग दोनों ही रूपों में रहता है। तो इस प्रकृति को प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। वर्तमान में जो कण प्रकृति या तरंग प्रकृति कण प्रकृति है, उसको क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन कहा गया है। तो प्रकाश ऊर्जा के कणों के रूप में रहता है, जिसको फोटोन कहा गया है, ऐसा क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। ध्यान रखना, जहां पर दर्पण की बात हो रही है, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण हो, दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा परावर्तन के कारण बनता है। और जहां लेंस की बात होती है, तो लेंस में प्रतिबिंब हमेशा अपवर्तन के कारण बनता है। ये चीज क्लियर। तो यहाँ दर्पण की बात हो रही है, तो प्रतिबिंब परावर्तन के कारण बनेगा। कैसा बनेगा, उसकी क्या विशेषता होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की 5 विशेषताएं हैं। समझे, प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा, यह वस्तु के बराबर होता है। मतलब जितने बड़े आकार की वस्तु है, प्रतिबिंब भी उतने ही आकार का दिखाई देता है। तो 3 विशेषताएं, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। चौथी विशेषता, समान दूरी पर स्थित होता है। समान दूरी का मतलब वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी के बराबर होती है। इसको v बराबर u बराबर v ऐसा अपन दर्शाते हैं। और पांचवा है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उसमें वस्तु का दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, यानी लेफ्ट टू राइट। तो इस प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की 5 विशेषताएं हैं। आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, बिंब और प्रतिबिंब दोनों दर्पण से समान दूरी पर स्थित होते हैं, और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। इसको अपन पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये 5 विशेषताएं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की होती है। नेक्स्ट, बहुरूपदर्शी, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैलाइडोस्कोप। बहुरूपदर्शी या कैलाइडोस्कोप में 2 समतल दर्पणों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। बहुरूपदर्शी बनाने के लिए समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, और उन समतल दर्पणों को 60 डिग्री के एंगल पर फिट किया जाता है, 60 डिग्री के एंगलों पर रखा जाता है। बहुरूपदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है, या तो सर्कस में किया जाता है, जिसमें एक ही वस्तु को अलग अलग कलर में दिखाया जाता है। तो इसको बहुरूपदर्शी या कैलाइडोस्कोप में 2 समतल दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट, परिदर्शी या पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। बहुरूपदर्शी में 60 डिग्री का होता है, परिदर्शी या में
45 डिग्री का कोण होता है। और परिदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्पेशली इसका उपयोग जो ऊंचे स्थानों पर सैनिकों की जो छावनियां बनी हुई हैं पहाड़ों पर, तो पहाड़ों के नीचे अगर कोई शत्रु वगैरह होकर गुजरते हैं तो पहाड़ों के नीचे तक हमारी दृष्टि पहुंचती नहीं है, इसलिए छावनियों के ऊपर इस प्रकार दर्पण 45 डिग्री के एंगल पर लगाए जाते हैं जिससे कि पहाड़ के नीचे से अगर कोई सैनिक वगैरह या कोई शत्रु सेना जा रही होती है तो हमें उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो पेरिस्कोप कहलाता है या परिदर्शी कहलाता है। युद्ध में या सैनिकों की छावनियों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण की ओर v वेग से गति करने पर प्रतिबिंब की गति क्या होगी? यानी समतल दर्पण में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु v वेग से समतल दर्पण की ओर जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस स्पीड से दर्पण की ओर आएगा? तो उसका प्रतिबिंब व्यक्ति की चाल से दुगुने वेग से अपनी ओर आता हुआ हमें दिखाई देता है। तो प्रश्न है, समतल दर्पण की ओर v वेग से गति करने पर प्रतिबिंब की गति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की गति 2v मतलब दुगुनी हो जाएगी। डबल हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, 6 फुट लंबे व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति 6 फीट का है, वो चाहता है कि अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखे, तो उस समय दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रहे, किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की लंबाई उस वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति 6 फुट का है, उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु का दर्पण की लंबाई जो होती है वो कम से कम उसकी आधी मतलब 3 फुट होनी चाहिए, आधी। क्लियर? नेक्स्ट, आपतित किरण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, आपतित किरण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो दर्पण में परावर्तित किरण कितने डिग्री पर घूम जाएगी? तो आपतित किरण को थीटा डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो होती है वो दुगुने कोण से घूम जाएगी। मतलब आपतित किरण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, मतलब दुगुने कोण से घूम जाएगी। मतलब आपतित किरण को आपने अगर 20 डिग्री कोण से घुमा दिया है तो परावर्तित किरण 40 डिग्री कोण बनाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही है। पिछली बार प्रश्न क्या आया था कि 2 दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है और उसके दोनों दर्पणों के बीच में एक विशेष प्रकार का कोण बना हुआ है, तो आप बताओ कि इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश किरणों का सर्वाधिक वेग कितना होता है? तो प्रकाश की किरणें जो सूर्य से आती हैं, हमारे वायुमंडल में आती हैं, तो प्रकाश की किरणों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। जैसे जैसे निर्वात से हम गैस में, द्रव में और ठोस में होकर प्रकाश की किरणें जाएगी तो उसमें प्रकाश के वेग में कमी आती जाएगी। तो सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है? तो अवतल दर्पण के उपयोग उत्तल दर्पण से भी ज्यादा है, परीक्षा में हमेशा पूछता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण बनाने में, मतलब शेविंग जब अपन करते हैं तो उस समय हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखे, मतलब ब्यूटी पार्लर में या फिर सैलून जो होते हैं उन सैलूनों में शेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। अब वो क्या करते हैं वो अलग बात है। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण में किया जाता है, पहला। दूसरा, सोलर कुकर में किया जाता है। तीसरा, वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। चौथा, पुलिस द्वारा सर्च लाइट, जो बैटरी वगैरह पुलिस लेके घूमते हैं अंधेरे में, तो सर्च लाइट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सक या जो ईएनटी डॉक्टर होता है, आंख कान नाक गला वाला डॉक्टर होता है, उसको आंतरिक अंगों तक देखने के लिए जो लाइट का उपयोग किया जाता है, तो दंत चिकित्सक द्वारा जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो छोटे से दांत में कोई सिनका वगैरह फंस गया है या किसी कैविटी को चेक करना है तो छोटे से दांत को बड़ा करके देखना जरूरी है। तो प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर?
तो शेविंग दर्पण बनाने में, सोलर कुकर में, वाहनों की हेडलाइट में, पुलिस की सर्च लाइट में और दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक लैंप बनाने में, परावर्तक लैंप सड़कों पर लगाए जाते हैं। दूसरा, वाहनों में साइड ग्लास, वाहनों में हम पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड ग्लास का उपयोग करते हैं, तो साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है स्पष्ट दृश्य देखने के लिए। और अगला है, आजकल एटीएमों में चोरियां ज्यादा हो रही है, तो एटीएम में जब चोरी होती है तो ऐसी स्थिति में कैसे पता चले कि आदमी का आगे का दृश्य क्या है, पीछे का दृश्य क्या है? तो पीछे की ओर एक कांच लगाया जाता है। तो आजकल एटीएम में व्यक्ति के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो कांच लगाया जाता है, जो दर्पण लगाया जाता है सॉरी, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर? तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, मतलब बहुत बड़े दृश्य को छोटे से में कैद कर लिया जाता है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अपन देख सकते हैं। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इनका उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तल दर्पण में चाहे वस्तु अनंत पर रखो या अनंत और 2f के मध्य रखो या कहीं पर भी रखो, उत्तल दर्पण में वस्तु को दर्पण के आसपास कहीं पर भी रखो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, हमेशा सीधा और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही रहता है, जबकि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु रखते हो तो वस्तु कहां पर रखी है उसके आधार पर प्रतिबिंब बनते हैं। तो उसमें 6 अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु को कहीं पर भी रखो एक ही प्रकार का बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ठीक। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के क्या उदाहरण है? सबसे ज्यादा प्रश्न इन उदाहरणों से एग्जाम में आते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण हैं, या फिर प्रश्न कैसे आता है कि पानी में आंशिक डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण है वो हमें अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला, पानी में आंशिक डूबी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, पानी में रखे सिक्के का मोटा और ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में तैरता हुआ नींबू हमें बड़े आकार का दिखाई देता है, तो पानी में तैरता नींबू का बड़े आकार का दिखाई देना, कुएं का पेंदा कम गहरा या फिर कुएं का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। हमें पानी से भरा हुआ कोई कुआं है तो हमें वो पेंदा ऊपर उठा हुआ यानी कुएं की गहराई हमें कम नजर आती है। अगला, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का कुछ समय तक दिखाई देना। सूर्योदय सुबह 5 बजे हो रहा है तो हमें 4:58 पर ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है, मतलब 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार सूर्यास्त शाम को 6 बजे हो रहा है तो हमें 6:02 तक सूर्य दिखाई देता है। तो वो जो 2 मिनट ज्यादा दिखाई देता है, सुबह 2 मिनट ज्यादा पहले दिखाई देता है, शाम को 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण भी सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन ही है। क्लियर? तो ये 5 उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन के हैं। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण पढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परावर्तन की घटना नहीं है, ये भी अपवर्तन की घटना ही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन की घटना है, पहली चीज ये। और इसके 3 उदाहरण जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला, हीरे का चमकना, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। दूसरा, प्रकाश तंतु में प्रकाश का संचार करना। प्रकाश तंतु का क्या उपयोग है? जैसे एंडोस्कोपी की जाती है और किसी के आहार नाल में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अंदर जो एक लाइट कैमरा वाला भाग, एक नली अंदर डालता है, उसको प्रकाश तंतु कहते हैं। उस प्रकाश तंतु में जो प्रकाश की किरणें डाली जाती है, वो प्रकाश की किरणें अंतिम भाग तक कैसे पहुंचती है, तो उसको पहुंचाने का जो सिद्धांत है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। तीसरा, पानी में डूबी खाली कांच की परत नली, ये थोड़ा ध्यान रखना, पानी में जो डूबी हुई परत नली है और वो भी खाली, पानी में खाली डूबी हुई परत नली जो है वो किसके कारण चमकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर परत नली के अंदर पानी भर दिया जाए तो फिर वो चमकेगी नहीं, लेकिन खाली परत नली को आप अगर पानी के अंदर डुबा के रखोगे तो वो उसकी सतह चमकती है, उसका मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो इस प्रकार
ये प्रकाश की किरणों, उसके परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम लेंस के बारे में और नेत्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इन 4-5 दिनों में परीक्षा से पहले कुछ महत्वपूर्ण इसी प्रकार की जानकारियां लेके हम जरूर आएंगे, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक वायरल जरूर करें। धन्यवाद।